नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव साइंस प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम आपके लिए एपिसोड नंबर 8 लेके आए हैं और अध्याय नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक का जो पार्ट 2 है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आज के एपिसोड 8 के साथ में आपके अध्याय 4 कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले हमने आपको 7 एपिसोड दिए थे और 1 से 8 एपिसोड में आपको क्लास 10th एनसीईआरटी के एक चैप्टर नंबर से लेकर 4 चैप्टर तक आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और जो भी अभ्यर्थी नए जुड़े हैं आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स मिलेंगे इन सभी क्लासेस के और पहले भी क्लासेस के। हमने सारा नोट्स अपडेट कर रखा है। आपको सबसे ऊपर ग्रुप में जाना है, टेलीग्राम चैनल में जाना है सबसे ऊपर और वहाँ से आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो आप सारे नोट्स प्रॉपरली देख पाएंगे। सारी प्लेलिस्ट भी हमने वहाँ पर सेंड कर रखी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल जिसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है एलपीजी और सीएनजी, कोयला और पेट्रोलियम, बायोगैस, एक से अधिक, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल नहीं है, क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एलपीजी और सीएनजी की बात करें तो एलपीजी और सीएनजी जीवाश्म ईंधन में आते हैं। कोयला और पेट्रोलियम तो जीवाश्म ईंधन में आते ही हैं। बायोगैस की अगर हम बात करें तो बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन में नहीं आता है। आंसर हो जाएगा हमारा राइट बायोगैस। और बायोगैस में कौन सा गैस से रिलेटेड होता है तो आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। 75% मीथेन गैस की उपस्थिति होती है बायोगैस में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो पेयजल यानी कि जो पीने वाला जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग हम क्यों करते हैं। यह कीटाणु को मारता है, यह अपचायी अभिकर्मक है। अपचायी का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। यह ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक का मतलब कि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है यहाँ पर आंसर क्या होगा पोटेशियम परमैंगनेट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का हम उपयोग क्यों करते हैं, तो आंसर हो जाता है हमारा कि यह ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पर एनसीईआरटी में आपके जो है दिया गया है डिटेल में ऑक्सीकरण। यहाँ पर जब आप टॉपिक में आएंगे ऑक्सीडेशन में तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। ऑक्सीकारक का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहलों को अम्लीकृत में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतः इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के 2 उदाहरण आपको दिए गए, एक है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जिसको हम KMnO4 बोलते हैं, एल्केलिन KMnO4, एल्केलिन या एल्कालाइन KMnO4, और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल। तो एसिडिफाइड होता है, ये इंग्लिश में बोलते हैं अम्लीकृत को एसिडिफाइड K2Cr2O7। K2Cr2O7 कोई आपको यहाँ पर नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट याद रखना है और साथ में पोटेशियम परमैंगनेट, ये 2 याद रखना है। ये क्या है तो ये अल्कोहल को अम्ल में ऑक्सीकृत कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और साथ में जल की अगर हम बात करें तो जल में पोटेशियम परमैंगनेट को हम यूज़ करते हैं, कारण यही रहता है कि ये ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ पर आपको रिएक्शन भी दिया गया है, आप इसको जो भी 6 से 8 के अभ्यर्थी हैं आप इसको देख लीजिएगा, रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो कैटलिस्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया कि हम किस कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है वेजिटेबल ऑयल्स का, तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में पैलेडियम का यूज़ करते हैं, निकल का यूज़ करते हैं या मैंगनीज का यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में हम उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में किसको लेते हैं, तो आंसर हमारा हो जाता है निकल। तो याद रखिएगा निकल को हम एज कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी में एडिशन रिएक्शन के बारे में जानकारी दिया गया जिसको संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा
कि अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने में किनका प्रयोग करते हैं, तब आपका आंसर पैलेडियम और निकल दोनों हो जाएगा। फिर यहाँ पर है उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। निकल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली दिया गया है विशेष रूप से कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में हम किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो निकल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। दोबारा से समझ लीजिएगा, पैलेडियम अथवा निकल का प्रयोग हम तब बात करेंगे जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करना होगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए पैलेडियम भी चलेगा, निकल भी चलेगा, लेकिन जब हाइड्रोजनीकरण की बात आएगी वनस्पति तेल की, तब हम केवल निकल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपके सामने रिएक्शन दिया गया है, जो 6 से 8 के अभ्यर्थी हैं, आपको रिएक्शन भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में दिया गया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में दिया गया। तो 6 से 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिक्रमित होते हैं, मतलब कि अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। तो याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया होती है, क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, इसे हम प्रतिस्थापन की अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। 6 से 8 के लिए इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन आपको दिया गया है CH4 + Cl2। तो यहाँ पर CH4 मीथेन क्या है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। Cl2 के साथ में रिएक्शन हुआ, तो Cl2 ने क्या किया यहाँ पर कि जो है यहाँ पर जुड़ गया, CH3Cl बना लिया और साथ में HCl। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप पर्यावरण में कौन से प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। तो अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोयला और पेट्रोलियम जैसे जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उनको जब हम जलाते हैं, दहन करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे पर्यावरण में कौन से प्रदूषक पॉल्यूटेंट उत्सर्जित होते हैं, इमिट होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड, कैल्शियम के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एक से अधिक, नन ऑफ दिस क्या आंसर होगा। तो कोयला और पेट्रोलियम की जब भी बात होगी तब आपका आंसर सल्फर के ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा, कैल्शियम का ऑक्साइड नहीं होता है। तो ए और सी आपका आंसर यहाँ पर सही है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल कक्ष के ताप पर किस अवस्था में होता है। तो यहाँ पर एथेनॉल ध्यान रखिएगा कि दो मिलते जुलते यहाँ पर 2 नाम आपके होते हैं, तो इसलिए कभी भी आपको अगर एथेनॉल प्रश्न में दिया गया है, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी ध्यान दीजिएगा, कभी भी हिंदी में अगर आपको एथेनॉल दिया तो एक बार इंग्लिश चेक कर लीजिएगा कि एथेनॉल, अगर ये वाला एथेनॉल लिखा है तो आपको शराब के संबंध में समझना है, जो यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और एक दूसरा होता है जो कि एल्डेहाइड ग्रुप से होता है, जिसको हम एथेनॉल कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर O है, यहाँ A है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रश्न है तो हिंदी इंग्लिश मैच कर लीजिएगा। और जो शराब की बात होती है यहाँ पर O लगता है, अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं। तो एथेनॉल कक्ष के ताप पर किस अवस्था में होता है। तो एथेनॉल रूम टेम्परेचर पर किस स्टेज में होता है, ठोस होता है, द्रव्य होता है, गैस होता है, सॉलिड लिक्विड गैस किस अवस्था में होता है एथेनॉल कक्ष के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर। तो आंसर है लिक्विड स्टेज में होता है, लिक्विड अवस्था में या द्रव्य अवस्था में इथेनॉल होता है। अगला प्रश्न है, टिंचर आयोडीन में कौन सा विलायक सॉल्वेंट उपस्थित होता है। टिंचर आयोडीन केमनोफोर होता है, एथेनॉल होता है या एथेनोइक एसिड होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, क्या होता है। तो टिंचर आयोडीन की अगर हम बात करें तो टिंचर आयोडीन में एथेनॉल होता है। एनसीईआरटी से ही प्रश्न लिया गया है। अगले प्रश्न में आने से पहले यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि एथेनॉल को, अल्कोहल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है। तो C2H5OH, याद रखिएगा C2H5OH। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय, कोई अच्छी बात नहीं है। शुद्ध एथेनॉल की बात करें तो शुद्ध एथेनॉल जो होता है, परिशुद्ध अल्कोहल जो होता है, उसकी थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है, जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल या शुद्ध एथेनॉल बहुत ही घातक हो सकता है हमारे लिए।
काफ़ी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एथेनॉल की अभिक्रियाएं दी गई हैं, तो ये 6 to 8 के जो अभ्यर्थी हैं आपको याद रखना है, और साथ में पीआरटी के भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्सर्जित करता है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। और 6 से 8 के अभ्यर्थी ये रिएक्शन जरूर याद करके जाइएगा, आ सकता है प्रश्न आपका। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया क्या है? 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, और डिहाइड्रेशन होने पर एथीन बनता है। यहाँ पर रिएक्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। और इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण के रूप में काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है, अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को हम कौन सा अल्कोहल कहते हैं? कलर्स आर एडेड टू अल्कोहल टू मेक इट ब्लू सो दैट इट कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड। दिस अल्कोहल इज कॉल्ड। परिपक्व मैच्योर अल्कोहल कहते हैं, प्राकृतिक नेचुरल अल्कोहल कहते हैं, जहरीला या विकृत अल्कोहल या डीनेचुरेटेड अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल हम बोलते हैं? तो अल्कोहल को नीला रंग बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि हम पता लगा सकें कि ये अल्कोहल इससे हमें बचना है, दूर रहना, वरना इससे जान जा सकती है। तो जहरीला शराब होता है, ये जहरीला अल्कोहल होता है। और विकल्प के हिसाब से आप देख सकते हैं आंसर सी हो जाएगा। तो जहरीला या विकृत अल्कोहल या डीनेचुरेटेड अल्कोहल इंग्लिश में बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मेथनॉल विषालु या टॉक्सिक होता है क्योंकि? तो मेथनॉल टॉक्सिक क्यों होता है, विषालु क्यों होता है, जहरीला क्यों होता है? तो मेथनॉल जीव द्रव्य को स्कंदित करता है, प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट करता है। कोगुलेट का मतलब होता है कि जैसे बॉयल अंडा आपने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, तो जैसे बॉयल अंडा होता है तो बॉयल हो जाता है, तो उसी प्रक्रिया को बोलते हैं जब जम जाती है कोई चीज़। जैसे ब्लड कोगुलेशन आपने देखा कि खून के थक्के बनना, तो यहाँ पे थक्के से समझ सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में थक्के बनने लगते हैं। तो मेथनॉल जीव द्रव्य को स्कंदित करता है। दूसरा ऑप्शन है कि मेथनॉल यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं, लीवर में मेथेनल में ऑक्सीकृत होता है, मेथेनल में ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जो जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म को स्कंदित करता है, कोगुलेट करता है। तीसरा है मेथनॉल यकृत में कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है, जो जीव द्रव्य को स्कंदित करता है। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? तो मेथनॉल विषालु या टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, क्यों होता है? तो आंसर हो जाएगा बी। मेथनॉल यकृत लीवर में मेथेनल में ऑक्सीकृत होता है, जो जीव द्रव्य को स्कंदित कर देता है और इससे जान भी जा सकती है। आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से, बिहार में ही अगर हम बात करें, बिहार के एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी करा रहे हैं, बिहार में आपने सुना होगा कि कई बार जहरीली शराब पीने से लोगों की जान चली जाती है। तो जो जहरीली शराब होती है एक्चुअली में होता क्या है, तो एथेनॉल में मेथनॉल मिला दिया जाता है, एथेनॉल में मेथनॉल मिला दिया जाता है, एथेनॉल में मेथनॉल मिला दिया जाता है, और एथेनॉल और मेथनॉल मिलकर बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, मेथनॉल की वजह से स्पेशली। और ये जो है दिमाग पर भी असर करता है, जानलेवा भी होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर बताया गया है, एथेनॉल के विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकती है, यानी मेथनॉल बहुत ही खतरनाक है। यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथनल बन जाता है। मेथनल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है, सेल्स के घटकों के साथ में अभिक्रिया रिएक्शन करने लगेगा, प्रोटोप्लाज्म स्कंदित कर देता है, प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देता है। जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है, मेथनल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मेथनल होता है वो चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। तो जो हमारा आई सिस्टम है, देखने का सिस्टम है, व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है, ये तो हमने देखा भी है ऊपर कि अच्छा विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथनल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है, इसे हम विकृत अल्कोहल कहते हैं, डीनेचुरेटेड अल्कोहल कहते हैं, जहरीली शराब कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? सारे प्रश्न आप देख रहे हैं कि हमने एनसीईआरटी से ही बनाए हैं। आप बड़े बड़े चैनल्स पे जाते होंगे, देखते भी होंगे कि आपको बोलते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, और जब आप वहाँ प्रश्न देखते हो तो वही सब कॉपी पेस्ट प्रश्न रहते हैं जो पहले भी उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पढ़ाए होते हैं। और हम आपके लिए स्पेशली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड पर, बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम की डिमांड पर आपको हम प्रश्न हूबहू प्रश्न आपको एनसीईआरटी से करवा रहे हैं।
बना कर करा रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करिए, जो भी अभ्यर्थी आप जोड़ पाएँ आप सहयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है? ये भी प्रश्न एनसीईआरटी का है। ऑप्शन आपके सामने गन्ना, शुगर केन, दलहन, पल्सेस, गुलाब, रोज। क्या आंसर यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी दी गई है। और वैसे भी गन्ना या शुगर केन जो होता है ये ऐसा पौधा होता है जो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में, यानी सन की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करने में सर्वाधिक सक्षम होता है। शुगर केन प्लांट की या गन्ने के पौधे की स्पेशल विशेषता होती है। जल में एसिटिक एसिड के 5 से 8% विलयन को क्या कहा जाता है? आपको अभी का जो आपने अगर एनसीईआरटी ले रखा होगा तो वहाँ आपको 3 से 4% दिया गया है, तो याद रखिएगा कि इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। 5 से 8% हमने बहुत सारे एग्जाम्स में भी चेक किया। और साथ में जो ओल्ड एनसीईआरटी है, स्पेशली उसमें जो इंग्लिश मीडियम वाली बुक है, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में 5 से 8% ही दिया गया है। विभिन्न आयोग द्वारा परीक्षा में प्रश्न जो पूछा गया वहाँ भी 5 से 8% माना गया। तो 5 से 8% स्टैंडर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4% आपको नहीं देगा या फंसाया नहीं जाएगा आपको एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। 5 से 8% जल में एसिटिक अम्ल के या एसिटिक एसिड के 5 से 8% विलयन को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, विनेजार सिरका कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जल में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% विलयन को हम विनेजार सिरका कहते हैं। और इसको हम किस में उपयोग करते हैं? तो अचार बनाने में, अचार जो बनता है अचार बनाने में हम सिरके का प्रयोग करते हैं। और इसके प्रयोग से क्या होता है? अचार बहुत लंबे समय तक रखा रहता है, खराब नहीं होता है, इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं ईंधन के रूप में अल्कोहल। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। अब जब से आप हमसे जुड़े होंगे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि एनसीईआरटी का महत्व क्या है, कैसे आपसे एनसीईआरटी से बड़े बड़े एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आपको लगता है कि ये प्रश्न आखिर कहाँ से आया। याद रखिए अगर कोई प्रश्न लूसेंट में भी मिलता है तो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया होगा। प्राइमरी सोर्स हमेशा से एनसीईआरटी रहा है, एससीईआरटी रहा है। और एक बार जब पूछ लिया जाता है तो लूसेंट में उसी चीज़ को कंपाइल कर दिया गया किसी तरीके से, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि लूसेंट से पूछा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। लूसेंट तो बाद में आया, एनसीईआरटी की पुस्तकें पहली आई, ये भी चीज़ आपको समझना है। आगे जानकारी दी गई है गन्ने का रस, जिसको हम मोलेसस बोलते हैं, सिरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है। तो गन्ने का रस मोलेसस सिरा बनाने में उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके, फर्मेंटेशन करके अल्कोहल एथेनॉल तैयार किया जाता है। तो याद रखिएगा गन्ने का रस मोलेसेस बनाने में उपयोग किया जाता है, सीरा बनाने में उपयोग किया जाता है, और इसका किण्वन करके, फर्मेंटेशन करके हमें अल्कोहल एथेनॉल प्राप्त होता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न करता है। तो एक स्वच्छ ईंधन के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वच्छ ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में। इससे क्या होगा? पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही उत्पन्न होगा, तो इससे प्रदूषक नहीं उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न हो रहा है। तो जो प्रदूषक होते हैं, स्पेशली SO2 हो गए, NO2 हो गए, ये सब नहीं निकलेंगे, तो कम नुकसान होगा पर्यावरण को। CO2 से आपको मालूम ही है कि CO2 विशेष रूप से प्रदूषक तो है ही, लेकिन विशेष रूप से ऊष्मीय तापन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर मुकाबले अगर कंपेयर करेंगे तो हमें स्वच्छ ईंधन की प्राप्ति होगी। एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म। एथेनॉइक अम्ल को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। तो किस समूह से संबंधित है? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। यहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हिंदी में आपका कुछ और दिया है, पहले की किताबों में 5 से 8% दिया गया। तो ऐसा यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। 5 से 8% हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, आपको फंसाया नहीं जाएगा। अगर 5 से 8 नहीं दिया रहेगा तो हो सकता है आपको 3 से 4% दिया हो, तब आपको 3 से 4% पे जाना है। अदरवाइज आपको 5 से 8% ही दिया जाएगा। जहाँ तक हमारा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, आपको 5 से 8% ही दिया जाएगा। तो 5 से 8% या 3 से 4%, जैसा भी आपको समझ में आए। तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन या 5 से 8% विलयन को हम सिरका कहते हैं। और ये विलयन किस में होता है? जल में होता है। इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेटिव जिसको बोलते हैं। तो प्रिजर्वेटिव के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का जो गलनांक होता है वो 290 केल्विन होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है?
मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 290 केल्विन, और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर 290 केल्विन ही अगर मेल्टिंग पॉइंट हो तो बहुत जल्दी जम जाएगा ठंडी जलवायु में, और इसीलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसे कहते हैं, तो एथेनॉइक अम्ल को कहते हैं या एसिटिक अम्ल को कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एस्टर की गंध कैसी होती है, रोटन, सड़ी हुई हमने देखा था कि H2S की जो स्मेल होती है वो सड़ी हुई होती है। पंजेंट, कड़वी, फ्रूटी, फलों जैसी मृदु, तो फलों जैसी मीठी स्मेल या फ्रूटी स्मेल, क्या आंसर होगा एस्टर्स का। तो एस्टर की बात करें तो इनका जो स्मेल होता है वो फ्रूटी होता है, फलों जैसा होता है, मीठा स्मेल होता है। चलिए, एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया 6 से 8 के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि एस्टर जो फॉर्म होते हैं बनते हैं अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से। रिएक्शन यहाँ पर आपको सामने दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। एस्टर की गंध मृदु होती है या इंग्लिश में बोले तो फ्रूटी होती है या स्वीट स्मेलिंग होती है। जैसा आपको समझ में आए, आपको कई ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। आपको फ्रूटी भी दिया जा सकता है, आपको स्वीट भी दिया जा सकता है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। तो एस्टर का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो इत्र बनाने, इत्र मतलब परफ्यूम, तो परफ्यूम बनाने के लिए हम एस्टर्स का प्रयोग करते हैं। स्वाद उत्पन्न करने के लिए, टेस्ट उत्पन्न करने के लिए, किसी चीज़ में टेस्ट उत्पन्न करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण या सोडियम साल्ट बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इससे साबुन तैयार होता है। साबुन होते क्या है, तो साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं। तो सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं। दीर्घ श्रृंखला का मतलब है कि बहुत, यहाँ पर C17H35ONA इस टाइप का कुछ मतलब फार्मूला होता है। फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर जो रिएक्शंस दिए गए 6 से 8 के अभ्यर्थियों को देख लेना। बाकी ओवरऑल सभी को इतना ध्यान रखना था कि एस्टर की गंध मृदु होती है, मीठी होती है, फ्रूटी होती है। इत्र बनाने, परफ्यूम बनाने, स्वाद उत्पन्न करने में इनका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के बीच में साबुन रहित साबुन की पहचान करिए। ऐसा साबुन जो साबुन रहित हो, ऐसा साबुन जिसमें साबुन ही ना हो, औषधीय साबुन, प्रसाधन साबुन, कपड़ा धोने का साबुन। और यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। इस चैप्टर में सोप के बारे में, सोपनिफिकेशन के बारे में बताया गया। तो उस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा साबुन रहित साबुन है। सोपलेस सोप है, औषधीय साबुन है, प्रसाधन साबुन है। औषधीय साबुन का मतलब जो मेडिसिनल सोप होता है। प्रसाधन साबुन का मतलब जो टॉयलेटरीज में यूज होता है, टॉयलेट वाले साबुन जो होते हैं। कपड़ा धोने का साबुन तो आप जानते ही हैं, धोते भी होंगे बहुत लोग, हम भी धोते हैं कपड़े अपने। चलिए, निम्नलिखित के बीच में साबुन रहित साबुन की पहचान अगर हम बात करें तो कपड़े धोने का जो साबुन होता है इसको हम साबुन रहित साबुन कहते हैं, साबुन रहित साबुन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से पूछा जा सकता है। आगे है साबुन और डिटर्जेंट कपड़ों से गंदगी हटाने में सहायता करते हैं। यहाँ ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसके 2 भाग होते हैं। तो साबुन में 2 भाग होते हैं, हाइड्रोफिलिक, न्यूट्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, दोनों हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो साबुन और डिटर्जेंट कपड़ों से गंदगी हटाने में सहायता करते हैं। और ये गंदगी जो हटाते हैं ये कैसे हटाते हैं, तो अगर हम इसका बात करें, मिशेल बनता है और मिशेल के बनने के कारण जो गंदगी होती है वो साफ़ हो जाता है। अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है ऐसा सिरा जो जल के पास जाएगा। हाइड्रोफोबिक का मतलब है, हाइड्रोफोबिया आप जानते हैं कि जल से जो दूर भागेगा, तो ऐसा सिरा जो जल से दूर होगा। तो अभी हम इसको समझ लेते हैं। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक 2 यहाँ पर भाग होते हैं साबुन और डिटर्जेंट में। यहाँ पर आपको मिशेल का निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है। मिशेल की बात करें, इस प्रकार साबुन के अणु मिशेल संरचना तैयार करते हैं जहां अणु का सिरा तेल कण की ओर होता है। यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये एक सिरा हो गया और ये दूसरा सिरा हो गया।
तो जहाँ अणु का सिरा तेल कण की ओर होता है तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है और इससे पानी में इमल्सन बनता है। तो जो आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है जिससे पानी में इमल्सन बनता है, इसी इमल्सन बनने के कारण मिसल का तैयार होता है और जो साबुन का मिसल बनता है इमल्सन बनने के कारण ये मैल को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है, इसलिए हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा कि जो जल का एक सिरा होता है उसको हम जलरागी कहते हैं और दूसरे को जल बिरागी कहते हैं। तो जलरागी का मतलब है हाइड्रोफिलिक, जल बिरागी का मतलब है हाइड्रोफोबिक। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जलरागी सिरा है, हाइड्रोफिलिक सिरा है, और ये जो पूँछ वाला सिरा है, पूँछ वाले सिरे को, टेल वाले सिरे को हम जल बिरागी सिरा कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ये पानी से दूर रहता है। और ये वाला जो सिरा रहता है ये पानी के पास में जाएगा, पानी से मिलेगा, इमल्सन बनाएगा, मिसल बनाएगा फिर, और ये जो इमल्सन या मिसल बनने के रूप में ये गंदगी बाहर हो जाएगी। मैल हटाने में साबुन का प्रभाव। फिर यहाँ पर अगले प्रश्न पर आते हैं। साबुन की मिसल प्रकाश को डैश कर सकते हैं जिसके कारण साबुन का घोल बादल, क्लाउडी जैसा दिखता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि साबुन का जो मिसल बनता है, सोप मिसल बनता है, प्रकाश को ये क्या कर सकते हैं, प्रकीर्णित कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं, अपवर्तित रिफ्रैक्ट कर सकते हैं, परावर्तन कर सकते हैं, परावर्तित रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो साबुन की जो मिसल होते हैं प्रकाश में इनको प्रकीर्णित करने की या स्कैटर करने की क्षमता होती है और इसके वजह से जो साबुन का घोल होता है वो क्लाउडी जैसा, बादल जैसा दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साबुन के मिसल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, यही कारण कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। चलिए प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब जो चैप्टर में प्रश्न दिए गए हैं एक्सरसाइज में उनको देख लेते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें डैश है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कितने इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड C2H6 को आपको समझने के लिए पहले इसकी संरचना बनानी होगी। इस प्रकार से संरचना बनती है, इस प्रकार से संरचना बनती है। C2 है और H आप जोड़ लीजिएगा तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो टोटल आप यहाँ पे बॉन्ड्स गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर C2H6 में बनते हैं। ऐसे आप किसी का भी अगर आपको फार्मूला बनाना आता है तो आप बनाकर बता सकते हैं कि कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे। अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका क्या मतलब है? तो आसान प्रश्न है कि ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा। आपने देखा होगा कि जब हम गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, जब गैस सिलेंडर ख़त्म होने वाला रहता है तो बर्तन काले होने लगते हैं। क्या कारण रहता है? कि ईंधन में कमी हो रही, ईंधन खत्म हो रहा है, ईंधन समाप्त हो रहा है। जो LPG सिलेंडर में ईंधन भरा हुआ है और उसके वजह से क्या है, ईंधन पूरी तरीके से जल नहीं पा रहा है। इस वजह से खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है। तो इसका मतलब है ईंधन पूरी तरीके से जल नहीं रहा है। आखिरी प्रश्न है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन के बारे में पूछा गया है। चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछा गया है। तो प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल। तो कीटोन ग्रुप में आता है। और एक बार देख लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं कार्बन यौगिकों के कुछ प्रकार्यात्मक समूह। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्लोरीन या ब्रोमीन से हम हेलो या क्लोरो शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा भी यहाँ पर बनेगा हेलो एल्केन या क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, जिस प्रकार से बनेगा। अब ऑक्सीजन के यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। पहला होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल का जो प्रकार्यात्मक समूह होता है ये होता है OH। एग्जाम्पल आपने देखा है C2H5OH। तो जो OH ग्रुप होता है इसमें OH पाया जाएगा। ऐसे किसी भी यौगिक में OH पाया जाएगा। तो अल्कोहल का फार्मूला, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये OH ग्रुप होता है। एल्डिहाइड की बात करें तो ये होता है CHO। सिंपल में समझिए CHO। और CHO में, और जाहिर सी बात है कार्बन और ऑक्सीजन किस तरीके से जुड़े होंगे? तो डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो CHO किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एल्डिहाइड के लिए। तो CHO जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका क्या नाम है? एल्डिहाइड नाम है। यौगिक का जो प्रकार है उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन में क्या होता है? तो कीटोन में CO होता है। तो CO होता है। और यहाँ पर हम ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन इस तरीके से हम नाम रखते हैं।
जो यहाँ पर आप नाम देख पा रहे हैं इसी प्रकार से नाम भी इस्तेमाल करते हैं। एल्डिहाइड में एल्डिहाइड वर्ड आएगा, कीटोन में कीटोन वर्ड आएगा, कीटोन में कीटोन नहीं मतलब टोन वर्ड आ जाता है। जैसे आपने देखा ब्यूटानोन में, तो ब्यूटानोन में ओन वर्ड आ गया, तो CO यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपको फंक्शनल ग्रुप पूछा जा सकता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका उदाहरण अभी आपने देखा क्या था, इथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल, और इसका फार्मूला होता है COOH, COOH। और इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। C और OH के बीच में सिंगल बॉन्ड, C और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 याद रखने थे परीक्षा दृष्टि से। आज की यहाँ पे क्लास आपकी समाप्त होती है। कल आपको जो चैप्टर नंबर 5 है उससे जो रिलेटेड प्रश्न है वो हम देखते हैं, अगर कल होगा संभव तो करा देंगे। और साथ में आपको कल मॉर्निंग में बिहार स्पेशल की क्लास मिलेगी, जिसमें हम 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और साथ में बिहार का योगदान क्या था उसके बारे में परीक्षा दृष्टि से चर्चा करेंगे। कल की क्लास के बाद आपको बिहार स्पेशल की ही प्लेलिस्ट में आपको SCRT क्लास 8 की क्लासेस ऐड करेंगे, लेकिन ये क्लासेस आपकी होंगी मंडे से, तो ध्यान रखिएगा। मंडे से आपकी SCRT क्लास 8 की जो क्लासेस है वो आपका बिहार स्पेशल वाली ही क्लास में आगे ऐड होंगी। और बाकी जो आपका हमारे हिसाब से जो बिहार स्पेशल के लिए परीक्षा दृष्टि से जो महत्वपूर्ण था, आपको दुनिया भर का हमें नहीं पढ़ाना है, जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए उतना पढ़ाना है। तो आप में से कुछ अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे कि कब क्लास समाप्त होगी, तो क्लास तो बिहार स्पेशल की हमारे हिसाब से लगभग पूरी हो चुकी है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी हो चुकी है। और साथ में हमने शॉर्ट्स भी कराए थे, शॉर्ट्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कराया था, तो वहाँ से भी आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ छोटे छाटे ना। तो कल हम आपसे मिलेंगे मॉर्निंग में आपको बिहार स्पेशल की क्लास दी जाएगी। और साथ में हम जो है कल आपका जो साइंस का ये क्लास है अगला, ये भी आपका आएगा। और फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे को आपका क्लास नहीं आएगा, सैटरडे और संडे को आपका मैथ की क्लास आएंगी, सैटरडे और संडे को मैथ की क्लासेस आएंगी। जो भी अभ्यर्थियों को मैथ में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए हमें सैटरडे और संडे को क्लास लेना है। साथ में संडे की अगर बात करें तो संडे को आपका टेस्ट 1 है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी आगे देंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।